हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी दिनों बाद आज थोड़ा सा व्यस्त था, इस वजह से मैं आप लोगों को कुछ कम मैटर दे पाया। तो अभी आज मैं आपके सामने मतलब आप लोगों को एपिस्टोमी केस बुक भरा जाता है, एपिस्टोमी के बारे में, उसमें कैसे केस भरेंगे उसके लिए मैंने लाया। तो मैंने एक केस इसमें भरा है, तो इसकी मदद से आप अपना सारा एपिस्टोमी का जितना भी फाइव है वो 5 केसेस भरने हैं, तो इसी हिसाब से आप भर लीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं। इसमें देखिए क्या है कि परफार्मिंग एंड सूचरिंग एपिस्टोमी, एपिस्टोमी कैसे किया जाता है और उसका सूचर कैसे किया जाता है और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो इस पर अगर एएनएम है या कोई भी है तो आप रहोगे, आप लेबर वार्ड में अगर ड्यूटी हो तो आपकी, तो डिलीवरी कराएंगे तो उस टाइम गायनेकोलॉजिस्ट है या फिर जो भी है वो एपिस्टोमी कर रही है, तो फिर उसमें क्या होता है कि कैसे क्या करना होता है, तो आप सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे देखिए इसमें केस बुक में भरा जाता है, 5 केसेस मांगे जाते हैं। पहला केस है नेम ऑफ़ द हॉस्पिटल, पीएचसी और सब सेंटर, यानी आपकी ड्यूटी कहाँ पे है या फिर कहाँ पे कार्यरत हो, पोस्टिंग आपकी कहाँ पे है, वो चीज़ें हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका कहाँ पे मतलब लगाया गया है, हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाया है तो पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या फिर सब सेंटर पे लगाया गया है, तो इसमें लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे डाल दिया, जैसे पहले नंबर पे देखिए हम लोग यहाँ पे, मैंने ये पहला नंबर है नेम ऑफ़ द हॉस्पिटल, ठीक, इसमें हमने देखिए पीएचसी डाला है चंदौली, ठीक है। उसके बाद दूसरा वहाँ के पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी पंजीकरण संख्या होगा, तो हर पीएचसी सीएचसी का अपना वो होता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए आईपीडी नंबर ये डाला है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर करके, और किस वार्ड में वो है, महिला जो प्रेग्नेंट वुमेन है यानी जो डिलीवरी जिसकी होनी है वो किस वार्ड में रखी है, लेबर वार्ड में। फिर उसका नेम ऑफ़ द मदर, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी उसका नाम, ठीक, ये हमने एक नाम ले लिया है हाइपोथेटिकल अपने से, ठीक। उम्र कितनी है इतना डाल दिया, 12th पास है, उसका एजुकेशन देना है। नेम ऑफ़ द हस्बैंड यानी उसके पति का नाम, ठीक, एक हाइपोथेटिकल है ऐसे मैंने मान लिया है। तो आप अपने हिसाब से एक नाम ले लीजिएगा और जो भी है लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके पति की उम्र कितनी है, 31 साल है। एजुकेशन में वो क्या है, ग्रेजुएट है। ऑक्यूपेशन क्या करता है, व्यवसाय क्या है उसके पति का, प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है। तो जो भी है अपना खुद का व्यवसाय है। उसके बाद आइए हम अगला आते हैं ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, ठीक। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में यानी कि अगर वो प्राइमरी ग्रेविडा है, अगर उसका पहला बच्चा है तो उसका ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री तो होगा नहीं, बट प्रेजेंट टाइम में जो आई है उसका हमें हिस्ट्री देना होगा। तो पीरियड ऑफ जेस्टेशन उसका देख लीजिए कितने वीक का है इस टाइम प्रेजेंट वाला, तो इतने वीक, मैंने 36 वीक लिखा है इन वर्ड में। उसके बाद ग्रेविडा देखिए, पहला है पीरियड ऑफ जेस्टेशन, 36 वीक लिखा है इन वीक में सप्ताह में। उसके बाद ग्रेविडा, ठीक। ग्रेविडा जो होता है इसमें, ग्रेविडा में देखिए ये और पैरा में देखा जाता है ग्रेविड G1 P0 T0 AL, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर, ठीक। तो ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर में ये क्या है, ये जो है ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर है पूरा। ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर कहीं भी कोई भी महिला आती है डिलीवरी कराने तो उसका ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर निकाला जाता है। तो अभी हम एक एक करके देखेंगे कि जी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, ए और एल और एस का मतलब क्या है। यहाँ पे एक एक देखें। जी का मतलब क्या है, ग्रेविडा है, गर्भवती महिला, ठीक है, यानी कि वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, ठीक। उसके बाद पी है, यहाँ पे पी दिया है, लेकिन कहीं कहीं आप लोगों को जैसे किसी हॉस्पिटल में मिलेगा पी मतलब पैरिटी भी होता है, ठीक, या पैरा मतलब पैरिटी होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्री टर्म दिया है। जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो एएनएम स्टूडेंट्स के लिए ये है केस बुक, तो उसमें कुछ ऐसा दिया था उन्होंने। तो प्री टर्म बर्थ यानी समय से पहले जन्म अगर उसका कोई बच्चे का हुआ होगा तो ठीक है। जैसे मल्टी ग्रेविडा है तो 2 से ये तीसरी बार वो अगर प्रेग्नेंट हुई है, ठीक,
तो उसका लिख सकते हैं। आपकी पहली जो इससे पहले प्रेगनेंसी जो हुई थी उसकी डिलीवरी के बाद उसका बच्चा मतलब कि प्री टर्म कहीं ऐसा तो नहीं है 6 महीने 7 महीने पे हुआ था। उसके बाद टर्म उसका बेबी टर्म पैदा हुआ था कोई ऐसा हो, तो देखिए यहाँ पे हमने प्राइमरी ग्रेविडा लिया है इसलिए हमने जीवन दिया है। ठीक, ये जीवन दिया है। और उसके बाद देखिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या है, प्री टर्म। प्री टर्म यानी प्राइमरी ग्रेविडा उसका बेबी इसका प्री टर्म यानी प्राइमरी ग्रेविडा है तो उसका पहला बच्चा है, तो उसके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, तो यहाँ पे हमने P0 लिख दिया है। उसके बाद टर्म बर्थ, अभी तो वो उसकी डिलीवरी होनी है होगी, तो ये T0 लिख दिया हमने। ठीक, उसके बाद आपका देखिए, आइए बताते हैं। अगला है ए का मतलब, ठीक, देखिए एबॉर्शन A0, ठीक, यानी उसका अभी पहले बच्चा है तो कोई एबॉर्शन नहीं है, अभी तो आई है डिलीवरी के लिए। स्टिल बर्थ, कोई बच्चा अगर मृत्यु पैदा हुआ तो उसके लिए, या फिर पहले कोई डिलीवरी हुई तो वो बच्चा अभी क्या कंडीशन, जीवित है सर कि नहीं, ये है। तो जब डिलीवरी ही नहीं तो उसका हमने प्राइमरी ग्रेविडा लिया है तो उसका L0 लिख देंगे। आप लोग अगर मल्टी ग्रेविडा ले रहे हैं तो उसकी पिछली हिस्ट्री ले लीजिएगा। उसके तीसरी डिलीवरी उसकी है ये, तो इसमें से 2 डिलीवरी जो पहले की हो चुकी है उसकी हिस्ट्री यहाँ पे देना होगा। तो वो जैसे मान लीजिए मल्टी ग्रेविडा में वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई है, तो तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जी में 3 लिखेंगे। ठीक, ये उसके बाद मान लीजिए तीनों प्रेगनेंसी में एक प्रेजेंट टाइम, इसमें क्या है 2 पहले की और प्लस अभी प्रेजेंट टाइम का, ये जोड़ के हमने उसको G3 लिखा है। ठीक, उसके बाद आता है पी का मतलब होता है प्री टर्म, इन्होंने पूछा प्री टर्म यानी तीसरी बार प्रेगनेंस हुई, इससे पहले 2 बार उसकी डिलीवरी हो चुकी है, 2 बार में। तो मान लीजिए अगर उसका पहला बच्चा क्या हुआ था 7 महीने पर हो गया था, तो इसको हम लिख देंगे प्री टर्म के केस में, यानी P1 लिख देंगे। ठीक, अगर उसका बच्चा उसके बाद फिर क्या है टर्म, दूसरा बच्चा उसका क्या हुआ है, दूसरा, ठीक, 2 डिलीवरी पहले हो चुकी, तो पहला प्री टर्म पैदा हुआ था लेकिन अभी वो लाइव है, जिंदा है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या है, जिंदा है, अच्छे से है, सर्वाइव है, कर रहा है। उसके बाद क्या दिया है, टर्म बर्थ, यानी कि जन्म लिया था उसका दूसरा वाला बच्चा फुल टर्म होके, यानी कि 37 या 40 वीक के बाद डिलीवरी उसकी हुई थी। ठीक, तो सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, 1 लिखना है। एक बच्चा उसका प्री टर्म हुआ था, एक बच्चा उसका टर्म हुआ था। ठीक, टी हो गया। उसके बाद क्या है, एबॉर्शन। ठीक, यहाँ पे एबॉर्शन, कोई बच्चा एबॉर्ट हुआ था उसका, जब दोनों एक प्री टर्म हुआ था एक टर्म हुआ था, यानी उसके बच्चे दोनों भी हैं अभी, यानी एबॉर्शन उसका कोई नहीं हुआ था, इसको 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टिल बर्थ, कोई उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था या मृत जन्म हुआ था, नहीं, कोई नहीं, दोनों के दोनों, बस ये है कि एक पहले फर्स्ट वाला बच्चा जो है कि पहले 7 महीने पर, लेकिन वो भी अभी सर्वाइव कर रहा है, जिंदा रह, सब वे विएबल है। ठीक, और दूसरा वाला भी वो भी ज़िंदा है, वो भी अच्छे से है। ठीक, उसके बाद लिविंग में यानी पूछ रहा है कि दोनों डिलीवरी इससे पहले हुई थी, वो बच्चे ज़िंदा हैं, बिल्कुल, यहाँ पे 2 लिविंग दोनों हैं। ठीक, तो ये हो गया GPTASL। ठीक, इसका मतलब आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको, देखिए ये हो गया। उसके बाद LMP यानी लास्ट मंथ पीरियड है। ठीक, तो उसका पीरियड लास्ट बार कब आया था, तो वैसे तो इसका जो कार्ड बना होता है, एंटीनेटल कार्ड बना होता है, उस पर पड़ा होगा। ठीक, एंटीनेटल विजिट की होगी 4 ठो, तो 4 विजिट की होगी, तो उसमें क्या होगा कि उसका एंटीनेटल विजिट के टाइम पे उसका कार्ड बन जाता है कि मतलब चारों विजिट कितने कितने टाइम पे करना है, तो उसी टाइम जो है कि उसका LMP वगैरह निकाल के एक एस्टिमेटेड डे ऑफ डिलीवरी उसका निकाल लिया जाता है, उस पर दर्ज कर दिया जाता है कार्ड पे। तो अगर हुआ है पहले से दर्ज है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप फिर से निकाल लीजिए। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था हमने, ठीक, केस बुक को भरने का, तो उसमें भी बताया मैंने, आप उस पर देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने देखिए इसका लिया है LMP, कितना लिया है 25, कितना लिया है 25 10 22। ठीक,
यानी 25 तारीख को 10वें महीने में, अक्टूबर और 2022 में हुआ था। इसका लास्ट मंथ पीरियड है। तो अब इसमें क्या करना है, फ़िलहाल मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको जो फार्मूला है निकालने का आपको। तो डे में कितना हमें ऐड करना है, 7, मंथ में कितना ऐड करना है, 9, ठीक, और ईयर 1 आगे हो जाएगा, ठीक। तो देखिए 25/7 कितना हो जाएगा, 25×5 30 हो जाएगा, 30 और 2 उधर, यानी कि 2 तारीख, ठीक है। 2 या अगर 31 का है तो 1 तारीख हो जाएगा, ठीक। मान लो 1 तारीख है, 1 तारीख आ गया, ईडीडी, ये ईडीडी में 1 तारीख आ गया, ठीक। उसके बाद 10वें महीना में, ठीक, 10वां महीना यानी कि अभी 2 महीने और बाकी होगा, ठीक, वो भी 25 तारीख, 10वें महीने का 25 तारीख, यानी 5 ही दिन बचा है जो निकल जा चुका है, तो इसमें जोड़ेंगे 9, ठीक। तो अब हम छोड़ देंगे अक्टूबर को, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितना आ रहा है, जुलाई 7वां महीना, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इस महीने का 2022 का इसका कितना ईडीडी है, एलएमपी है, 25 तारीख है, 10वां महीना है, और भी 10वें महीने का 25 तारीख, यानी सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं उसमें, उसको छोड़ दीजिए आप। तो उसको छोड़ के उसके बाद अक्टूबर छोड़िए, तो नवंबर, 9 ऐड करना है, 9 ऐड करना है, तो जोड़िए, देखिए अक्टूबर के बाद नवंबर 1, दिसंबर 2, जनवरी 3, फरवरी 4, मार्च 5, अप्रैल 6, मई 7, जून 8 और जुलाई 9 हमने ऐड किया, तो कितना आ गया, जुलाई, यानी 7वां महीना, 7 आ गया। उसके बाद अगला ईयर 2023, ठीक, 2000, तो ये उसका ईडीडी है। तो इसको और अच्छे से हमने एग्जाम्पल काफ़ी सारा लेके हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप उसको देख लीजिएगा वहाँ पे जाके। केस बुक जो इससे पहले हमने भरना सिखाया था, तो उसमें होगा। उसके बाद देखिए उसका एड्रेस जहाँ की है उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद इंडिकेशन ऑफ एपिस्टोमी हो रहा है तो क्यों, क्या दिक्कत आई थी, ऐसी कौन सी दिक्कत आई जो एपिस्टोमी करनी पड़ी। देखिए कई सारे दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमने देखिए आपको बताया है रिजिड पेरिनियम। रिजिड पेरिनियम का मतलब देखिए, रिजिड पेरिनियम का मतलब ये होता है कि यानी कि बच्चे का सर जब बाहर आता है, ठीक, बच्चे का सर जब बाहर आता है पेरिनियम में, तो इस पेरिनियम की जो मसल्स होती है ये इसमें ज़्यादा डायलेशन नहीं हो पाता है, ज़्यादा डायलेशन इसमें नहीं हो पाता है। इस वजह से ये इसमें क्या आ जाता है, टीयरिंग आ जाती है, ठीक, टीयरिंग आ जाती है, ऐसे ट्रामा हो जाता है। तो इसी ट्रामा को बचाने के लिए, मतलब यही टीयरिंग ये फटे ना, पेरिनियम ये फटे ना, ठीक, पेरिनियम में ये ज़्यादा फटे ना, इस वजह से एक जगह हम एपिस्टोमी कर देते हैं, एक जगह एपिस्टोमी कर देते हैं। देखिए मोस्ट कॉमन जो एपिस्टोमी होता है, जो हमारा यूपी गवर्नमेंट या फिर जो भी है मोस्ट कॉमन, वो होता है मीडियोलेटरल, ठीक, ये वाला मीडियोलेटरल होता है। तो आगे अभी मैं एपिस्टोमी पर भी एक वीडियो इसी की जस्ट बात ही बता दूंगा आप लोगों को। तो अब देखिए महिला का अगर ये पेरिनियम अगर रिजिड है, इसमें फैलाव अगर कम हो रहा है तो क्या होगा, बच्चे का अंदर से पुश होगा, कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बच्चे को ठेलेगी नीचे की ओर। जब बच्चा नीचे की ओर आएगा तो पेरिनियम पे जोर देगा, और पेरिनियम इतना हार्ड है कि वो फैल ही नहीं रहा है, उसमें क्या है, डायलेशन हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे पेरिनियम को एपिस्टोमी करने की ज़रूरत पड़ जाती है। एक तो ये कारण हो गया, इस वजह से भी इंडिकेशन ये भी हो गया। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन बिटवीन फीटस एंड वेजाइनल ओरिफिस, यानी जो बर्थ कैनाल है, ये जो बर्थ कैनाल है उसके अकॉर्डिंग जो है कि पहले तो बच्चे का क्या आना चाहिए, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में, यानी हेड ही आना चाहिए। प्रेजेंटेशन अगर सिफेलिक था तो उसमें बाहर पहले हेड को ही आना चाहिए, ठीक। लेकिन किसी कारणवश अगर हेड ना आके ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि बच्चे का हेड के बजाय उसका शोल्डर आ गया, उसके फुट आ गए,
उसके बुटक आ गए, ठीक, ऐसे हो गए। तो इस कंडीशन में भी कभी कभी एपिज़ोटॉमी करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक, ब्रीच प्रेजेंटेशन केस में। अब बताइए अगला है कार्ड प्रोलैप्स। कार्ड प्रोलैप्स का मतलब देखिए, कार्ड प्रोलैप्स, ठीक, कार्ड प्रोलैप्स। एक सेकेंड, कार्ड प्रोलैप्स, ठीक। कार्ड प्रोलैप्स का मतलब ये है कि जो बच्चे का जो अम्बलाइकल कार्ड है, ठीक, ये क्या है, ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा से ये जुड़ा अम्बलाइकल कार्ड है, ठीक है, अम्बलाइकल कार्ड है, ये बेबी है, ये देखिए बेबी बना रहे हैं अभी, ठीक, ये बेबी है और इसका ये अम्बलाइकल कार्ड है। ये अम्बलाइकल कार्ड जो है ये कभी कभी इतना लंबा हो जाता है या फिर नॉर्मल रेंज से लेंथ से ज़्यादा हो जाता है, तो ये जाके बच्चे के गले में भी लपेट सकता है, इधर भी घूम सकता है, या फिर कहीं गांठ पड़ सकती है इसमें खुद। तो ऐसे केस में भी एपिस्टॉमी करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब उसके बाद अगला क्या है, अगला ये है प्री टर्म बेबी, यानी कि बच्चा जो है कि पूरे महीने का नहीं हुआ है, उससे पहले ही डिलीवरी हो जा रही है, ठीक, इसकी वजह से भी एपिस्टॉमी करने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि पूरा अगर टर्म बेबी होता है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यूट्रस भी और पेरिनियल मसल्स भी उसमें अच्छे से मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का फंक्शनिंग होता है मसल्स में। लेकिन अभी उसका बच्चा हुआ ही नहीं तो उसमें डायलेशन नहीं होगा, ना ही कुछ होगा, तो उसका जो वेजाइनल ओरिफिस है यानी बर्थ कैनाल है वो पूरी तरह नहीं डायलेट हो पाएगा, तो उस केस में भी करते हैं। टाइप ऑफ एपिस्टॉमी, ठीक। अब केस में इस केस में एपिस्टॉमी आपको करना कौन है, होते तो बहुत हैं, देखिए जैसे मीडियन होता है, हमने बताया आपको, देखिए ये हो गया पेरिनियम आपका, ठीक, ये एक सेकेंड, ये पेरिनियम हो गया। पेरिनियम में कह रहा है मीडियन, मीडियन का मतलब देखिए ऐसे कट लगाएंगे ऐसे, फॉर्चिटी और पेरिनियम यानी एनस और बर्थ कैनाल के बीच में जो फॉर्चिटी है उसके ठीक मिडिल में कट करना, सीजर यहाँ पे लगाएंगे, ठीक, यहाँ पे सीजर लगा के, यहाँ पे सीजर लगाएंगे। लेकिन मीडियोलैटरल हमने कहा कॉमन, ये क्या है, ये मीडियोलैटरल है, ये क्या है, मिड लाइन है, मिडिल है, ठीक, मीडियन, मीडियन, ठीक, और ये क्या है, मीडियोलैटरल, मीडियोलैटरल है, ठीक है। तो ये है, या फिर जे शेप्ड, कैसा, जे शेप्ड, देखिए ऐसे आएंगे, ऐसे, ठीक, हल्का सा ऐसे आगे, ऐसे ऐसे, जे शेप्ड, ये हो गया। अभी एपिस्टॉमी पे हम एक वीडियो खुद बनाए हैं तो उस पे हम बता देंगे विथ फिगर के साथ, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो गया, ये क्या हो गया कि इंडिकेशन हो गया, टाइप ऑफ एपिस्टॉमी हो गया, नेम ऑफ एनेस्थीसिया, यानी कि जहाँ पे कट लगाना है, जहाँ पे कट लगाना है वहाँ पे कौन सा इंजेक्शन देना है, एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया देना है, और उसमें क्या देना, 5 ml ऑफ लीडोकेन, ठीक, कहीं लिग्नोकेन बोलते हैं, यहाँ पे 5 mg का 50 mg का होता है, 1% इसमें होता है एनेस्थीसिया, ठीक है। तो उसको लोकली इंसर्ट कर देते हैं, जहाँ पे कट लगाना होता है उसी पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उसको इन्फिल्ट्रेट बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेट बोलते हैं कि यानी कि जिस एरिया में कट लगाना है उस एरिया में एक 5 ml के सिरिंज में भर के उसमें क्या है कि प्रिक करके कई जगह उसमें इंसर्ट कर दें ये एनेस्थीसिया, ताकि कट लगाने पे उसको पेन ना हो, ठीक। अगला है सूचर मेथड यूज, कौन सा मेथड यूज किए सूचरिंग में। एक तो होता है कि जैसे ऐसे सिलते चले जाए, ऐसे सिलते चले जाए, ठीक, ऐसे ऐसे सिलते चले जाए,
तो ये होता है लेयर को पकड़ के ऐसे, जैसे कपड़े ऐसे हाथ से सुई से सिलते हैं वैसे। और दूसरा दूसरा ये होता है कि ऐसे एक यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, ऐसे ऐसे कर देंगे ये टाके, ठीक। तो ये जो होता है एक ये वाला, ये होता है कॉन्टिन्यूअस, और ये क्या होता है डिसकंटिन्यूअस, ठीक। ये कॉन्टिन्यूअस ये होता है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, और ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक। तो ये मतलब मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं वो पूछ रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस नॉन इंटरलॉकिंग, ठीक। इसमें हमने क्या कहा कि जैसे ये है वुंड है, ये एपिस्टोमी है, तो इसमें क्या कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस नॉन इंटरलॉकिंग, ऐसे देखिए ऐसे सिल रहे, ऐसे सिल रहे, लॉक कहीं नहीं कर रहे, लेकिन ये हो गया एक ही जगह एक ही टाके लगा के इसको लॉक कर देंगे, ऐसे लॉक कर देंगे, फिर यहाँ पे ऐसे लॉक कर देंगे ऐसे, ठीक। तो कॉन्टिन्यूअस नॉन इंटरलॉकिंग या डिसकंटिन्यूअस विथ लॉकिंग, ठीक। कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस विथ लॉकिंग। लॉकिंग मीडियोलैटरल पैटर्न एंड प्रॉपर टिश्यू रिपेयर। और ऐसे सूचरिंग होना चाहिए कि जो कट लगाए हैं उसके लेयर वाइज लेयर एकदम आपस में जुड़ने चाहिए, कि ये नहीं कि अंदर वाली लेयर को खींच के ऊपर कर दिए और ऊपर वाली लेयर को खींच के नीचे कर दिए, या इधर का थोड़ा सा लंप इधर ऊपर की वो हो गया, मतलब कि ऐसा उठ गया फिर नीचे गया, नहीं, एकदम क्लीन होना चाहिए। क्लीन होना मतलब लेयर वाइज लेयर लगाना है आपको, ठीक। उसके बाद अगला देखिए क्या है, नेम ऑफ द सूचरिंग मटेरियल, जिससे सूचरिंग कर रहे हो उस धागा का कैसा है। एक तो होता है कि टाँके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसमें सिर्फ कटवाना नहीं पड़ता, वो अपने आप वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा होता है नॉन एब्जॉर्बल, ठीक है, क्या है ये एब्जॉर्बल है, एक नॉन एब्जॉर्बल भी होता है, नॉन एब्जॉर्बल, ठीक, ये भी होता है। तो उसमें एब्जॉर्बल में क्या है, यहाँ पे हमने दिखाया है एब्जॉर्बल, ठीक, यानी कि ये जो टाका होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्बल। और इसका एक इसमें देखिए जीरो भी आता है, 0 पॉइंट का, उसके बाद 1 नंबर का, 0 नंबर का, 1 नंबर का, और उसके बाद 2 नंबर का भी आता है। तो कहीं कहीं देखिए 0 नंबर का भी लेते हैं, वो तो जैसा विंड है या फिर उसकी कंडीशन को देखते हुए वो लेते हैं। यहाँ पे जो हमने लिया है, यहाँ पे जो हमने 2 नंबर का लिया है, पॉलीक्लिनिक मटेरियल, उस मटेरियल का नाम है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। और इसका लेंथ कितना होता है 75 सेंटीमीटर थ्रेड, कैसे कितना होता है, कभी कभी आपको 90 सेंटीमीटर का भी मिलेगा, ठीक है, इतना धागा मिलेगा। तो ऐसे ये कितना है 75 सेंटीमीटर का थ्रेड रहता है धागा। अब ये पूछ रहा है कि कंडीशन ऑफ द पेरिनियम, पेरिनियम का कंडीशन क्या है। पेरिनियम इज़ वेरी वेल, ठीक, यानी कि अब आप एपिस्टोमी कर दिए, एपिस्टोमी करने के बाद पेरिनियम का कंडीशन देखना है कि पेरिनियम क्या है, कंडीशन सही है, ठीक है, अच्छे से स्टिचेज हुए, टाके सही से लगे हैं, कहीं घाव बाहर तो नहीं निकला, कहीं दिख तो नहीं रहा, या फिर अच्छे। तो उसमें क्या करना है, पेरिनियम इज़ वेरी वेल, अच्छे से है, ठीक है। नो एनी लेसरेशन, यानी कोई घाव बाहर नहीं है, दिख नहीं रहा है, या घाव खुला नहीं है, सारे घाव टाके से ढक गए हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा टीयरिंग, या फिर उस जो कट लगाए थे आप सूचरिंग जहाँ किए उसके अलावा भी और कहीं पेरिनियम में टीयरिंग तो नहीं है जो बचा हो, क्योंकि ज़रा सा भी अगर फ्लूइड बाहर आता रहेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। नो एनी ब्लीडिंग एंड क्लीन, ठीक। इसको यानी कि यहाँ पे हमने ये दिखाया है कि आप देख लीजिए सब कुछ सही है ना, पेरिनियम उसका ठीक है ना, नो एनी कोई लेसरेशन नहीं है ना, एक्स्ट्रा टीयरिंग तो नहीं है, उसके बाद नो एनी ब्लीडिंग या कोई ब्लीडिंग या डिस्चार्ज तो नहीं है ना, क्लीन अगर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे प्रोसीजर बढ़ाइए, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद अब सब कुछ होने के बाद हम क्या करेंगे, मदर्स को एडवाइस देंगे, क्या देंगे, मदर्स को एडवाइस, क्या एडवाइस देंगे। देखिए मैं इसमें अब इतने में सारा तो दिखा नहीं सकता, देखिए बट आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एजुकेट करना है, मदर को क्या करना है, एजुकेट करना है, उसे शिक्षा देना है, या फिर उसे बताना है कि बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराना, टाइम टाइम पे कराना, दिन में 3 बार 4 बार, जितनी बार बच्चा रोए ब्रेस्ट के लिए उतनी बार ब्रेस्ट फीड कराए। ब्रेस्ट फीडिंग का उसे टेक्निक बताइए कि कौन सी टेक्निक, अगर ट्विंस है, जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो उसके लिए अलग टेक्निक होता है, इसका भी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा।
और अगर सिंगल बच्चा है तो उसके लिए अलग होता है, या फिर कोई सही तरीका हो, उससे सही तरीका बताइए। जैसे फुटबॉल पोजीशन होता है, और उसके बाद फुटबॉल में हो गया, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि फुटबॉल और टेक्निक है, 3-4 टेक्निक है, उसको मैं बता दूंगा आपको। कार्ड, हाँ, क्रेडल होता है, फुटबॉल होता है, और इसके बाद ऐसे 3-4 टेक्निक उसको आपको बताना रहेगा कि कैसे करना है। अब उसके बाद उसको एडवांटेज बताना है, यानी कि तुम जब अच्छे से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओगे, इस टेक्निक का इस्तेमाल करोगी, तो तुम्हें इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्या क्या फ़ायदा मिलेगा उसे बताइए, ताकि वो उसको फॉलो कर सके, आपकी बातों को मान सके। तो ये हो गया ब्रेस्ट फीडिंग। दूसरा है डाइट पे, उसको डाइट बताइए कि खाना क्या क्या खाना है, कैसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसको ये बताइए। पहला है हाई प्रोटीन एंड कैलोरीज डाइट लेनी है, उसे बताओ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट लें और कैलोरी वाली डाइट लें। दूसरा बताइए हाई फाइबर डाइट। जिस खाने में, जिस फूड में, जिस डाइट में हाई फाइबर, जैसे कि पालक हो गया, चौड़ाई हो गया, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसको खाने के लिए कहिए, ठीक। क्योंकि फाइबर युक्त खाएगी तो उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो उसे दिक्कत नहीं होगा, ठीक। सप्लीमेंट्री डोज ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड, अगर उसका हीमोग्लोबिन चेक कराइए, अभी भी डिलीवरी के बाद भी अगर उसका हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं है तो उसे आयरन फोलिक एसिड की गोली चला सकते हैं आगे भी, ठीक। पोस्टपार्टम पीरियड तक भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद तीसरा है हाइजीन मेंटेन करने के लिए उसको सलाह दीजिए कि पर्सनल हाइजीन रखना, बच्चे के भी हाइजीन रखना, और पेरिनियल केयर करना, ठीक। उसके बाद फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको बताना रहेगा उसको। अगर कोई महिला चाहती है कि अब हमारे 3 बच्चे हो गए हैं, तो उसको सलाह दीजिए, या फिर वो सिंगल बच्चे हैं, अगर वो सिंगल, उसके पास एक ही बच्चा, भी पहला बच्चा उसका है, तो वो चाह रही है कि मैं 3 साल बाद गैप करूं, 2 साल 3 साल की गैप करना चाहता हूं, तो उसे आप सारे बैरियर्स और फैमिली प्लानिंग के बारे में उसको बताइए, एजुकेट कीजिए। देखो ऐसे ऐसे भी तुम यूज कर सकते हो, इंटरकोर्स ऐसे ऐसे कर सकते हो, क्या है इंटरकोर्स के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, बैरियर्स, कंडोम यूज़ करना, डायफ्राम यूज़ करना है, या फिर जेली यूज़ करना है, जो भी है सारी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको बताना रहेगा उसको, ठीक, एजुकेट करना है। और अगला है पोस्ट नेटल विजिट, यानी डिलीवरी के बाद उसको 4 विजिट करनी होगी, ठीक। 4 विजिट यानी 42 डेज़ के अंदर, 42 डेज़, पोस्टपार्टम पीरियड कितना होता है, 42 डेज़ यानी 6 वीक, ठीक। 6 वीक के अंदर उसको 4 विजिट करना होगा। पोस्ट नेटल विजिट के बारे में उसको बताना होगा, टाइमिंग, और उसका कार्ड बना के दे दीजिए, वो आएगी अपना विजिट कर लेगी, ठीक। इससे क्या होगा कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है कि नहीं है, मदर के उंड में सुधार हो रहा है कि नहीं, या मदर के हेल्थ में रिकवरी हो रही है कि नहीं, ऐसे पता चल जाएगा। तो इसके रिस्क चांसेस कम होते हैं, खतरा बढ़ने के चांसेस नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी और प्रेजेंट टाइम में भी इन्फेक्शन और माल न्यूट्रिशन, या फिर उसको कमज़ोरी आ गई है, कोई दिक्कत है या कोई बीमारी है एक्स्ट्रा तो नहीं आ गई है, तो इससे क्या होता है, ये रिस्क नहीं होता है, सेफ़ रहती है मदर, माँ और बच्चे दोनों, यानी जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ रखना है, ये एजुकेट करना है उसको। उसके बाद आपका आता है, देखिए लास्ट में आप जाएंगे, लास्ट पेज है जब आप वो करेंगे, तो आपका आएगा सिग्नेचर, ठीक, सिग्नेचर आएगा। देखिए अब यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करा लीजिए, उसके बाद फिर सिग्नेचर ऑफ ट्यूटर, यानी जिसने आपको फिलअप ये करवाया होगा अपने टीचर का सिग्नेचर करवा लीजिएगा। तो ये रहा आपका एपिस्टोमी का केस बुक, ठीक। एपिस्टोमी का केस बुक ये रहा। मैं एक बार फिर से आपको ऐसे शुरू से दिखा देता हूँ, देखिए ये से ये देख लीजिए, आप अपने हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है जैसे ये भर लीजिएगा, ठीक। ये है, तो इसके बाद अभी एपिस्टोमी का पूरा हम वीडियो आपको एक और दे देंगे, पूरा विथ फिगर के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर सब्सक्राइब से ही मेरा मनोबल बढ़ता है। मैं आप लोगों के लिए मतलब कि अच्छे से अच्छे मैटर लाने और समझाने के लिए प्रयास करता हूँ। तो इसको आप देखिएगा, और इसको आप अपने केसबुक को भर लीजिएगा। अगर आपको मदद मिला हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा, बताइएगा। थैंक यू सो मच।